हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं संगमकालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुख्य परीक्षा में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संगमकालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, संगमकालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो संगमकालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले हम प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। संगमकालीन शासन व्यवस्था या संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में शासन किस तरह का हुआ करता था? तो दोस्तों, इस काल में जो जितने भी साम्राज्य हुए, जितने भी राजवंश हुए, उसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती थी। किस तरह की? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, राजतंत्रात्मक इस टर्मिनोलॉजी या इस शब्दावली से आप क्या समझते हैं? तो राजतंत्रात्मक अर्थात एक व्यक्ति होता था जो संपूर्ण शासन व्यवस्था का सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल हुआ करता था। मतलब एक व्यक्ति जो संपूर्ण शासन व्यवस्था को संभाल रहा है, ठीक है, उसका ऑल इन ऑल है। व्यवस्था का सर्वे सर्वा। अपनी हेल्प के लिए वो अधीनस्थ सामंत या अधिकारी गण या फिर मंत्रिपरिषद का गठन करते थे, लेकिन उन सभी के हेड भी कौन होते थे? वह व्यक्ति हुआ करता था जिसे राजा शब्द से संबोधित किया जाता था। राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा, सम्राट, ऐसे शब्द इसके लिए यूज किए जाते थे। तो इस तरह का शासन राजतंत्रात्मक शासन कहलाता है। संगमकालीन शासन व्यवस्था में शासन राजतंत्रात्मक था, साथ ही साथ वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन था। इसमें भी राजतंत्रात्मक था, लेकिन कैसा राजतंत्रात्मक? वंशानुगत राजतंत्रात्मक। वंशानुगत से क्या समझ में आ रहा है? वंशानुगत अर्थात जो राजा होता था उसी का पुत्र अगला उत्तराधिकारी बनता था, अर्थात अगले राजा पद के लिए चुना जाता था। यहाँ पर राजा के पद को जनता के द्वारा चयनित नहीं होता था। राजा का पद यहाँ वंशानुगत होता था, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो जहाँ पर राजा का पुत्र राजा बनता है, इस तरह का शासन वंशानुगत शासन कहलाता था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा संगमकालीन शासन व्यवस्था में शासन कैसा था? तो वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। वंशानुगत अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था। राजतंत्रात्मक अर्थात पूरी शासन व्यवस्था का वो सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल हुआ करता था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा दोस्तों, एक और नोट करेंगे आप कि गुप्त साम्राज्य में किस तरह उपाधियां धारण करते थे ना, राजा वगैरह जो होते थे, सम्राट होते थे। इसी तरह संगमकालीन युग में भी जो राजा होता था वो कई उपाधियों को धारण करता था। तो मुख्य उपाधियां कौन कौन सी थी, ये नोट डाउन कर लेंगे, पूछा जाता है। संगमकालीन युग के जो साम्राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे, वे किन उपाधियों को धारण करते थे? तो को, मन्नरम एवं अधिराज जैसी उपाधियां ये धारण करते थे। अधिराज, ठीक है, को, मन्नरम और अधिराज जैसी उपाधियों को ये राजा धारण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक प्रशासन। तो किस तरह का था न्यायिक प्रशासन था, देखते हैं। तो न्याय प्रशासन का प्रमुख राजा हुआ करता था। कौन होता था? न्याय प्रशासन का प्रमुख राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था, राजा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे अर्थ यह है कि जितने भी विवाद आते थे उनका जो हल निकालते थे, उनका जो निराकरण निकालते थे, वो राजा निकालते थे। राजा को मन्नरम कहा जाता, और इसीलिए राजा को क्या कहा जाता था? मन्नरम कहा जाता था, जिससे उसने एक उपाधि भी बताया था। न्यायिक प्रशासन के मुख्य होने के कारण राजा को मन्नरम भी कहा जाता था। ये हो गया न्यायिक प्रशासन। छोटे छोटे से फैक्ट हैं इसमें, तो फटाफट लिख लेंगे। राज्य प्रशासन देख लेते हैं। राज्य प्रशासन, तो संगमकालीन शासन व्यवस्था में राज्य प्रशासन जो था वो सफल या सुव्यवस्थित चलाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में से विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती थी? तो सबसे बड़ी इकाई राज्य ही हुआ करती थी। ठीक है, राज्य ही होगी सबसे बड़ी इकाई। जैसे कि हमारा देश है सपोज, तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? भारत की सबसे बड़ी इकाई देश है ना।
तो राज्य हुआ करती थी, राज्य को मंडलम कहा करते थे। ये मंडलम, जैसा कि हमने चोल साम्राज्य के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने कहा था कि चोल जो साम्राज्य था उसे चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। चोल मंडलम क्योंकि वो राज्य था, है ना। तो यहाँ पर राज्य को, जो राज्य जो कि सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रशासनिक व्यवस्था की, ठीक है, उसे मंडलम के नाम से जाना जाता था। राज्य से छोटी इकाई नाडु होती थी। नाडु, है ना, कहीं ना कहीं तमिलनाडु, नाडु जो वर्ड है ये यहीं से आया है। नाडु से छोटी इकाई पुर हुआ करती थी, ठीक है, अर्थात नगरों को। तो नगर, जो नाडु होते थे नगर से बड़ी इकाई, बड़े वाले जो सिटी ऐसे ही होते होंगे, राज्य के समकालीन होते होंगे, मतलब समान होते होंगे राज्य के, और उर से बड़े होते होंगे, उन्हें नाडु कहा जाता होगा, ठीक है। और उर नगरों को कहा जाता था। उर से छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, अर्थात ग्राम क्या होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी। सबसे छोटी इकाई। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी इकाई संगमकालीन शासन व्यवस्था में क्या थी, तो राज्य थी, जिसे मंडलम भी कहा जाता था, या तो फिर मंडलम भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो आपको मंडलम भी टिक करना होगा कि सबसे बड़ी इकाई क्या थी। तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन मंडलम हो सकता है या फिर राज्य हो सकता है, तो दोनों में से एक आएगा, आपको उस पर मार्क करना है। राज्य से या मंडलम से छोटी इकाई नाडु होती थी, नाडु से छोटी इकाई उर, और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम भी दो भागों में विभक्त थे, छोटा ग्राम, छोटा ग्राम और बड़ा ग्राम, ठीक है। जो छोटे ग्राम होते थे उन्हें शिरूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिरूर कहा जाता था, शिरूर, ठीक है। और जो बड़े ग्राम होते थे उन्हें पेरूर कहा जाता था, पेरूर। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। छोटे ग्रामों को क्या कहा जाता था? शिरूर कहा जाता था, और बड़े ग्रामों को पेरूर कहा जाता था। तो इस तरह से राज्य प्रशासनिक इकाइयां विभक्त थीं। क्या देखा हमने? सबसे बड़ी इकाई राज्य हुआ करती थी, जिसे मंडलम कहा जाता था। उससे छोटी इकाई नाडु हुआ करती थी। उससे छोटी प्रशासनिक इकाई उर, और उर से छोटी ग्राम हुआ करती थी। अर्थात सबसे बड़ी इकाई राज्य या मंडलम, सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम भी दो भागों में विभक्त था, छोटा ग्राम और बड़ा ग्राम। छोटे ग्राम को शिरूर वर्ड पूछा जाता है, शिरूर कहा जाता है, और बड़े ग्राम को पेरूर कहा जाता था। सैन्य प्रशासन देख लेते हैं। सैन्य प्रशासन किस तरह का था? तो संगमकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सैन्य प्रशासन था, वहां पर चतुरंगिणी सेना उपलब्ध थी। किस तरह की? चतुरंगिणी सेना, ठीक है, चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना से क्या समझेंगे आप? अर्थात यहाँ पर पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना और हस्ती सेना उपलब्ध थी। हस्ती मतलब हाथियों पे जो बैठते थे सैनिक, वो हस्ती सेना, ठीक है। तो इस तरह की सेना को चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। तो इस तरह की सेना उपलब्ध थी संगमकालीन साम्राज्यों में। यहाँ पर जो सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, वो सेनापति को एनाडी कहा जाता था। सेनापति को एक वर्ड यूज किया जाता था सेनापति के लिए। तो सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेनापति, और सेनापति के लिए एक वर्ड था, उन्हें एनाडी कहा जाता था, एनाडी, ठीक है। पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संगमकालीन युग में के साम्राज्य में सैन्य प्रशासन में सेनापति के पद कौन सा हुआ करता था? तो एनाडी हुआ करता था। इस युग के जो राजा थे वे युद्ध प्रिय, मतलब प्रेमी हुआ करते थे, युद्ध प्रेमी होते थे। स्वयं को सम्राट बनाने की कोशिश करते रहते थे युद्ध के जरिए, ठीक है। युद्ध प्रेमी शासक होते थे, ठीक है। स्वयं को बलशाली या शक्तिशाली बताने के लिए युद्ध अक्सर किया करते थे, ठीक है, अपने क्षेत्र को विस्तारित किया करते थे। तो ये बात हो गई दोस्तों आपके प्रशासनिक व्यवस्था की संगमकालीन। आइए अब देख लेते हैं संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था किस तरह की हुआ करती थी। सिनॉप्सिस बना के लिखेंगे
और जैसा मैंने बताया है, शॉर्ट फॉर्म में बताया, आप विस्तृत रूप से यदि क्वेश्चन बड़ा आता है, ज़्यादा नंबर का, अधिक नंबर का आता है, तो आप उसे विस्तृत करते हुए लिखेंगे, समझाते हुए, ठीक है, जैसा मैंने अभी यहाँ एलॉबरेट किया आपको। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को सबसे पहले देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रचलन में नहीं थी, स्पष्ट रूप से प्रचलन में नहीं, ठीक है, नहीं पाई, स्पष्ट रूप से नहीं थी, मौजूद जरूर थी, विद्यमान जरूर थी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में थी, इसीलिए स्पष्ट नहीं थी। वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रचलन में नहीं होने के बावजूद भी ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। ब्राह्मणों की स्थिति जो थी वो कैसी थी? सम्मानजनक थी, ठीक है, ब्राह्मण वर्णों को सम्मानजनक माना जाता था। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था वैसे तो प्रचलन में नहीं थी, लेकिन कैसे लोगों को डिवाइड किया जाता था, कैसे सम्मान दिया जाता था, तो उनके कर्म के आधार पे उन्हें सम्मानित किया जाता था, कर्म के आधार पे सम्मान दिया जाता था। तो जो या पद दिया जाता था या फिर उस वर्ण में उन्हें रखा जाने लगा था। तो जो यज्ञ हवन इत्यादि करवाते थे, यज्ञ हवन या मंत्रोच्चार करते थे, उन्हें मंत्रोच्चार करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। यज्ञ हवन या मंत्रोच्चार करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। और जो लोग राज परिवार से संबंधित थे या उनके जो रिलेशन थे वो राज परिवार से थे, राजवर्ग से थे, परिवार से संबंध, उन्हें अरसर कहा जाता था। पूछा जाता है, सारे वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। अरसर या आरासर कहा जाता था। आरासर क्या कहा जाता था? राज परिवार से जो संबंधित लोग हुआ करते थे उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें अरसर या आरासर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, जो व्यापार करते थे, जो व्यापार का कार्य करते थे, उन्हें वेनीगर कहा जाता था। वेनीगर, ठीक है, क्या लिखेंगे? वेनीगर उन्हें कहा जाता था, व्यापार करने वालों को। जो अभिजात्य वर्ग था, अभिजात्य मतलब कि अमीर वर्ग था, अमीर या फिर भूमि संपन्न लोग। देखिए इस टाइम पे क्या था कि जिनके कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, तो जिनके पास कृषि के संसाधन या फिर कृषि के लिए भूमि पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपलब्ध होती थी, उन्हें अभिजात्य वर्ग या अमीर वर्ग में रखा जाता था। तो भूमि संपन्न लोग, भूमि संपन्न लोग, इन्हें क्या कहा जाता था? तो अभिजात्य वर्ग के लोगों को या भूमि संपन्न लोगों को वल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वल्लाल कहा जाता था। वल्लाल, भल्लाल नहीं लिखेंगे, ठीक है, वल्लाल कहा जाता था। वल्लाल कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अब चूंकि ये भूमि संपन्न लोग थे तो ये तो खेतों में जाके काम नहीं किया करते होंगे, ऑब्वियसली मजदूर करते होंगे और उनसे काम करवाया करते थे। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग, मजदूर, गरीब या भूमिहीन किसान, जिनके जो किसान तो हैं, जिन्हें किसानी करना तो आती है लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, वे क्या करते हैं? वे भूमि को किसी से लेते हैं, उसे एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए, साझे पे लेते हैं, या साझा तो नहीं कह सकते उसे, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, देखिए कभी याद आता तो मैं बताऊंगी। लेकिन उनके पास भूमि नहीं होती थी, वो किसी और की भूमि लेकर वहाँ पर कृषि करते थे और फिर जो उपज होती थी उस उपज को आधा आधा करके बांटते थे। जिसकी भूमि होती थी उन्हें आधा देते थे और आधा अपने पास रखते थे, या जैसा भी वो टर्म्स एंड कंडीशन लागू करते हैं उसे उसका पालन करते थे। तो इस तरह से कार्य किया जाता था। तो मजदूर, गरीब और भूमिहीन जो होते थे उन्हें वेल्लार कहा जाता था, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें वेल्लार कहा जाता था। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यज्ञ हवन मंत्रोच्चार, ब्राह्मण, राज परिवार से संबंध जिनके थे उन्हें अरसर या आरासर कहा जाता था। व्यापार करने वालों को वेनीगर, अभिजात्य या अमीर भूमि संपन्न लोगों को वल्लाल कहा जाता था, और वहीं मजदूर, गरीब और भूमिहीन लोगों को वेल्लार कहा जाता था। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ऑब्वियस है कि जो राज परिवार से संबंधित होंगे, अरसर, आरासर, उन्हें भी सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता था, सम्मान दिया जाता था। व्यापार वेनीगर बोला जाता था। तो
अच्छा, ऐसा नहीं था कि ये लोग, अगर ये यहाँ से कोई व्यक्ति बुद्धिमान है वो व्यापार कर सकता तो व्यापार भी करता था, और व्यापार करता था तो उसे वेनिगर कहना स्टार्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह की कुछ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी जो कर्म पर आधारित थी। मतलब अभी प्रारंभिक अवस्था चल रही थी वर्ण व्यवस्था की, आगे जाकर ये भी परिवर्तित हो गई, जैसा सिस्टम बदल गया था कि भाई ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाया, शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाया, है ना। स्त्रियों की दशा, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में इस स्त्रियों की जो दशा थी सामान्य थी, है ना, सामान्य थी। सती प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों में कुछ अलग तरह की स्त्रियां पाई जाती थी, जैसे कि गणिका जिन्हें कहा जाता था। गणिका वेश्यावृत्ति वगैरह करती हैं, वे उस तरह की स्त्रियों को कहा जाता है गणिका, तो यहाँ पाई जाती थी। और नर्तकी, ठीक है, स्त्रियां इस तरह के कार्य भी करती थी, गणिका व नर्तकी पाई जाती थी। सामान्य स्थिति थी, स्त्री प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा, दास प्रथा के बारे में अब लिखेंगे। दास प्रथा प्रचलन में थी। प्रचलन में क्या होता था दोस्तों, जब ये युद्ध लड़ने जाते थे तो शत्रु पक्ष के जो लोग होते थे, यदि इन्होंने उन्हें बंदी बना लिया, है ना, उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, तो वे उन्हें दास बना दिया करते थे, ठीक है। तो युद्ध में शत्रु पक्ष के लोगों को बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था, दास बनाते थे, ठीक है, बनाते थे। तो दास प्रथा, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा प्रचलन में हुआ करती थी। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे विवाह। विवाह को देख लेते कि विवाह किस प्रकार के होते थे। तो विवाह दो तरह से होते थे, दो तरह के विवाह प्रचलन में थे काफ़ी। एक तो माता पिता की मर्जी से, माता पिता की अनुमति से, ठीक है, मतलब माता पिता लड़की को पसंद करते थे या लड़के को पसंद करते थे, उसी से विवाह करना। या फिर माता पिता की अनुमति नहीं लेते थे, है ना। तो माता पिता इनके लिए आपको एक वर्ड पर्टिकुलर पता ही होगा, भी समझ में आ जाएगा जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। माता पिता की मर्जी के बिना, मर्जी के बिना, ठीक है। तो माता पिता की अनुमति से, तो अभी के शब्दों में हम समझ लेंगे अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज अब समझ में आ जाएगा सभी को क्या है, ठीक है। और ये हो गई आपकी लव मैरिज। तो ये सिचुएशंस थी। विवाह के दो प्रकार काफ़ी प्रचलन में थे, अरेंज और लव मैरिज। माता पिता की अनुमति से अरेंज मैरिज, माता पिता की मर्जी के बिना लव मैरिज। तो यहाँ पे तो हम अरेंज और लव बोल रहे हैं, लेकिन इस समय पर इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता था, जो माता पिता की अनुमति से होते थे उन्हें कारूप कहा जाता था। जैसे हम कह रहे हैं ना अरेंज मैरिज, तो ये क्या कहते थे, ये कहते थे कारूप। और जो लव मैरिज होती थी, माता पिता की मर्जी के बिना होती थी जो शादियाँ, उन्हें ज़रूरी नहीं है वैसे कि लव मैरिज माता पिता की मर्जी के बिना ही की गई मैरिज को लव मैरिज कहा जाए, लेकिन एक समझने के पर्पस से मैक्सिमम बार क्या होता है कि जब चीज़ें ऐसी होती हैं ना, तो माता पिता अक्सर देखा गया है समाज में कि विरुद्ध होते हैं इन चीज़ों के, इसलिए मैंने यहाँ पे ये उदाहरण दिया। लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि लव मैरिज मतलब माता पिता की मर्जी के बिना किया गया विवाह लव मैरिज कहलाता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। माता पिता कई बार राजी भी हो जाते हैं और लव मैरिज होती हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको एक इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, याद रहे आपको चीज़ें, ठीक है। तो माता पिता की मर्जी के बिना होने वाले विवाह को कलाबू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलाबू विवाह कहा जाता था। तो ये पूछा जाता है दो वर्ड, कारूप और कलाबू क्या है? तो कारूप और कलाबू ये विवाह के प्रकार हैं। कारूप अर्थात माता पिता की अनुमति से किया गया विवाह, और कलाबू
माता पिता की अनुमति के बगैर किया गया विवाह कहलाता था। तो दोनों टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये विवाह हो गया। अब देख लेते हैं मनोरंजन। मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग। अच्छा, विवाह में जो विवाह के उत्सव, कोई उत्सव हुआ या फिर जनरली ये क्या परिधान पहनते थे, तो ये सूती और रेशमी वस्त्र पहना करते थे। ठीक है, सूती व रेशमी वस्त्र पहनते थे यहाँ के लोग, काफ़ी प्रचलित थे ये वस्त्र। और आभूषण भी पहना करते थे, आभूषण सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, महिलाएं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करती थी। सूती व रेशमी वस्त्रों का उपयोग किया जाता था पहनावे में। मनोरंजन, मनोरंजन में आप लिखेंगे, मनोरंजन में ये गीत गाते थे, गीत संगीत होता था, और नृत्य। तो मनोरंजन के लिए ये चीज़ें हुआ करती, नृत्य, खेल स्पर्धा भी हुआ करती थी, खेल स्पर्धा वगैरह भी हुआ करती थी। तो ये मनोरंजन के इनके साधन थे। क्या क्या थे, गीत संगीत, नृत्य और खेल स्पर्धा। तो ये हो गई दोस्तों आपकी संगमकालीन जितने भी राजतंत्र हुए या साम्राज्य हुए उनके अंतर्गत पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतिम है संगमकालीन आर्थिक व्यवस्था। तो संगमकालीन आर्थिक व्यवस्था में कुछ ही पॉइंट हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य साधन क्या था, कृषि। तो कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था अर्थ को जोड़ने के लिए। ठीक है, धन प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय के रूप में प्रमुख व्यवसाय। तो जो जनता थी वो क्या कार्य करती थी, मुख्य रूप से वो कृषि का कार्य करती थी। कृषि प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय। ठीक है, जो शासन व्यवस्था थी उसमें राजस्व का मुख्य, राजस्व का जो कर वगैरह राजस्व लिया जाता था या कर लिया जाता था उसका मुख्य साधन क्या था, तो वो कृषि था या भूमि कर था। ठीक है, तो राजस्व का प्रमुख साधन, प्रमुख साधन, चूंकि कृषि मुख्य व्यवसाय थी, अधिकतर लोग कृषि करते थे, इसीलिए भूमि जो टैक्स आएगा वो कहाँ से आएगा, वो भूमि से ही आएगा। तो राजस्व का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था, भूमि कर हुआ करता था, भूमि कर। ठीक है, तो कितना देना पड़ता था, तो इन्हें उपज का, सारे फैक्ट पूछे जाते हैं ना, सब कुछ पूछा जाता है। भूमि कर, तो आप किसी भी पॉइंट को लूज नहीं समझेंगे कि ये मैम तो एवं ही बता रहे हैं, एवं ही कोई भी चीज़ यहाँ बताई नहीं जा रही, सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपज का राजस्व का प्रमुख साधन भूमि कर था, और भूमि कर किस तरह से बांटा जाता था, तो उपज का 6वां भाग, 1/6 भाग। ठीक है, 6वां भाग क्या होता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता था, भाग भूमि कर के रूप में देना होता था किसान को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे पहले ही थोड़ा सा हमने और डिस्कस किया इसके बारे में, कृषकों के बारे में। जो भूमि संपन्न कृषक थे, जिनके पास बहुत सारी भूमियाँ थी, उन्हें वल्लाल कहा जाता था। लिख लेंगे, यहाँ पर भी ये पॉइंट लिखेंगे, क्या कहा जाता था, वल्लाल कहा जाता था। और इन भूमि संपन्न लोगों के यहाँ पे जो मजदूर काम करते थे जो भूमिहीन किसान काम करते थे उन्हें, या गरीब किसान काम करते थे उन्हें वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को, दोनों शब्दावलियों को याद रखेंगे। वल्लाल भूमि संपन्न या अभिजात्य वर्ग संपन्न, और ये वेल्लार क्या हो जाएंगे, वेल्लार, र लिखेंगे। ठीक है, वेल्लार हो जाएंगे आपके भूमिहीन। ठीक है, भूमिहीन हो जाएंगे। अब ये तो बात हो गई आपके राजस्व की, भूमि कर के बारे में। एक और टैक्स लिया जाता था अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रशासन में, वो था पथ कर। पथ कर, ठीक है, मतलब मार्ग कर भी लिया जाता था। तो पथ कर को क्या कहा जाता था, पथ कर को उल्गु या सुंगम कहा जाता था। सुंगम, क्या कहा जाता था, सुंगम कहा जाता था। तो संगमकालीन युगों में जैसे अभी नहीं, जो रोड वगैरह होती हैं, है ना, हाईवे वगैरह होते हैं, वहाँ पे टैक्स लिए जाते हैं, टोल टैक्स बने होते हैं बाकायदा, वहाँ पे हम टैक्स देते हैं। तो उसी तरह की शासन व्यवस्था थी, यहाँ पर भी पथ कर लिया जाता था, जिसे उल्गु या सुंगम कहा जाता है। अभी हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं या कर कहते हैं उसे। तो ये क्या कहते हैं, ये उल्गु या सुंगम उसे कहते हैं, हम परिवहन कर बोलते हैं उसे। ठीक है,
और इसमें क्या देखना है, हाँ, कृषि मुख्य प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग भी विद्यमान थे। ये भी सफलतापूर्वक चल रहे थे। कई लोग ये कार्य करते थे, कुटीर और लघु उद्योगों के कार्य किया करते थे। चूंकि सूती व रेशमी वस्त्र अभी हमने देखा, देखिए आप रिलेट कैसे करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चूंकि लोग अधिकतर क्या पहनते थे, सूती व रेशमी कपड़े पहनते थे, तो ऑब्वियसली ये जो व्यापार है ये अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि इतनी मात्रा में लोग सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों को धारण करेंगे तो व्यवसाय भी कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक चलेगा और व्यवसाय भी हो ही रहा होगा निश्चित तौर पर। तो सूती व रेशमी वस्त्रों का उद्योग प्रचलन में था, ठीक है, प्रचलन में। और मुख्यतः यह चोल साम्राज्य की राजधानी हुई थी उरेयूर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो उरेयूर इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था, उरेयूर, ठीक है। सूती वस्त्र व रेशमी वस्त्रों का मुख्य केंद्र, आप ऐसे लिखेंगे, सूती व रेशमी वस्त्रों का मुख्य केंद्र उरेयूर हुआ करता था, उरेयूर, ठीक है। उरेयूर नामक नगर हुआ करता था, जो कि किसी टाइम पर चोल साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, कैपिटल हुआ करती थी उरेयूर। और कुछ रह गया क्या, हो गया है वैसे तो कंप्लीट, देख लेते हैं कुछ रह गया हो कोई सा पॉइंट। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाह्य व आंतरिक व्यापार भी यहाँ पर पाया गया है। हमने देखा है, आपको याद आ ही गया होगा यदि लेक्चर आपने इससे पहले का देखा होगा तो। बाह्य व आंतरिक व्यापार होता था। तो यहाँ से भी काफ़ी पैसा आता था, काफ़ी उन्नति हो रही थी। किनकी, संगमकालीन साम्राज्यों की। आपने देखा होगा पांड्य साम्राज्य के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो पांड्य साम्राज्य में एक शासक हुए थे नेडी जेलियन के द्वारा रोमन साम्राज्य से बाह्य व्यापार हुआ करता था। आंतरिक व्यापार तो चल ही रहा था, सूती रेशमी वस्त्रों के रूप में, मसालों के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कुटीर उद्योगों के रूप में, कृषि भी व्यवसाय के अंतर्गत आई। तो ये आंतरिक जो व्यवसाय थे ये तो चल ही रहे थे, बाह्य व्यापार भी थे। नेडी जेलियन पांड्य साम्राज्य के एक राजा हुए जिनका व्यापारिक संबंध था रोमन साम्राज्य के साथ में। रोमन साम्राज्य के उस समय तात्कालिक शासक कौन हुए थे, तो ऑगस्टस हुए थे। तो ये वाला पॉइंट भी आप पूरा नोट करेंगे, है ना, पूरा का पूरा आप लिखेंगे। पांड्य राज्य जो था उसके बारे में भी पूरा बताएंगे और रोमन साम्राज्य के बारे में बताएंगे कि उनके शासक ऑगस्टस होते थे और उनके साथ में बाह्य व्यापार चलता था। तो इस तरह संगमकालीन आर्थिक व्यवस्था में बाह्य व्यापार भी मौजूद था, जो कि बताता है कि संगमकालीन जितने भी साम्राज्य हुए थे, जितने भी राजवंश हुए थे प्रमुख, वे सभी आर्थिक रूप से संपन्न राजवंश थे, संपन्न साम्राज्य थे। तो दोस्तों आज का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, हो गया जितना हम इसके अंतर्गत पूछा जाता था, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, या फिर मुख्य परीक्षा में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इन सभी को विस्तृत रूप से बता सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।